अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर अबरार है और मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है हाइपरटेंशन यानी बुलंद फ़िशार खून। जैसा कि पाकिस्तान में देखा यह गया है रिसर्च के मुताबिक आफ्टर द एज ऑफ 50 हर 3 में से एक इंसान ब्लड प्रेशर का शिकार है। और इस ब्लड प्रेशर या ब्लड फ़िशार खून से जो नुकसानात और पेचीदगियाँ मरीज़ों में होती हैं उनके हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं Professor Dr. Zainab Sawad. She is Ibn Sina, a professor of medicine and chairwoman of Department of Medicine in Aga Khan University Hospital. Welcome मैम, कैसी हैं आप? मैडम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कॉमन टॉपिक है। अक्सर देखा गया है लोगों को अवेयरनेस होती है, कुछ लोगों के मिथ्स इफेक्ट होते हैं। आज हमारी कोशिश यही होगी कि हम उनको थोड़ा सा चेंज करें और एक अच्छा मैसेज आवाम को दें। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का बर्डन कितना है और कितने मरीज़ प्रॉपर्ली ट्रीट होते हैं? सो आई थिंक डॉक्टर अब्रार इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो जैसे आपने कहा कि हाइपरटेंशन की जो प्रेवलेंस है वो काफ़ी हाई है पाकिस्तान में। अडल्ट्स में 1 in 3 जो है वो हाइपरटेंशन का शिकार है। और हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि आपका जो ब्लड प्रेशर आप चेक करते हैं या तो डॉक्टर के पास या आपके पास अपना ब्लड प्रेशर का आला होना चाहिए चेक करने के लिए घर में। तो 140/90 से ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर है आपका या इस जितना है तो आपको हाइपरटेंशन का मरज़ है। तो ये इसकी प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है एंड देयर इज़ ऑलमोस्ट 50% अनट्रीटेड पॉपुलेशन। जी, यू आर राइट, इट्स अ बिग नंबर जो हमारे पास पॉपुलेशन है अनट्रीटेड 50%। अच्छा मैडम, अब देखा ये गया है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है उनको डायबिटीज़ भी साथ होती है यूजुअली। तो क्या इज़ देयर एनी एसोसिएशन कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का कोई एसोसिएशन है? बिकॉज हमारी ऑडियंस से जानना चाहिए कि अब यही देखते हैं ब्लड प्रेशर है तो डायबिटीज़ भी है, तो कोई एसोसिएशन है इसकी? जी, जनरली डायबिटिक्स को हाइपरटेंशन होती है साथ में, और ये दोनों साथ होना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। दोनों अमराज को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है और डायबिटीज़ में हाइपरटेंशन को ट्रीट करना काफ़ी ज़रूरी है एंड ऑर्गन डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए। तो एंड ऑर्गन डैमेज से मुराद है एंड ऑर्गन कॉम्प्लिकेशंस, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक, kidney failure, heart attacks. But these can be prevented if you treat blood pressure very well in diabetics and just otherwise as well. एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट को हाइपरटेंशन ट्रीट करना। अच्छा, जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनमें मोस्टली हाइपरटेंसिव भी होते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ हाइपरटेंसिव हैं, तो क्या रिस्क है हाइपरटेंसिव पेशेंट में कार्डियक डिजीज़ का और क्या एसोसिएशन है इसकी कार्डियक डिजीज़ की? सो डायबिटीज़ को हम कार्डियक रिस्क इक्विवेलेंट समझते हैं। उनको हम उन मरीज़ों को हम इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे है उनको कॉरोनरी डिजीज़, और उनकी ट्रीटमेंट, उनकी रिस्क फैक्टर एडजस्टमेंट, उनकी लिपिड्स की ट्रीटमेंट उसी तरह की जाती है जिस तरह हम करते हैं पेशेंट्स की जिनको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। तो स्टैटिन्स पे होने चाहिए सारे डायबिटिक पेशेंट्स, उनका ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए और उनकी ट्रीटमेंट एट द टारगेट्स ऑफ 120s होनी चाहिए। ठीक है, so that's, I think those are the kinds of things that we do for patients who have diabetes. It's considered a cardiac risk equivalent. अच्छा, एक जनरल मिथ है कि अगर हाइपरटेंशन एक बार हो जाए तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप कुछ अर्से मेडिसिन इस्तेमाल करें और मेडिसिन बंद करें, ब्लड प्रेशर सही हो जाता है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किसी को अगर फर्स्ट टाइम हाइपरटेंशन डायग्नोज हुई हो, ही और शी इज़ ऑन मेडिकेशन, तो कुछ अर्से बाद मेडिसिन बंद करें और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है? कुछ ऐसा होता है? Generally, देखें, essential hypertension is more of a lifelong risk factor and it has a very important is probably the highest population attributable risk for cardiac disease or heart disease. तो इसकी में हार्ट डिजीज़ के लिए सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हाई ब्लड प्रेशर है। अक्सर लोगों को लाइफ लॉन्ग ये इलनेस होती है और इसके लिए दवाइयाँ लेना कंसिस्टेंटली बहुत ज़रूरी है। ये हो सकता है कि आपको जैसे रिस्क फैक्टर्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल ओबेसिटी हो, आप रात में स्लीप एपनिया हो, आप रात में प्रॉपरली सो नहीं सके स्लीप एपनिया की वजह से, उन रिस्क इंक्रीज़ कर रही हैं हाइपरटेंशन, अगर उनको मॉडिफाई कर लिया जाए
तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और उसको ट्रीट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो दवाइयाँ घट सकती हैं जनरली। आई हैवंट सीन पीपल कम ऑफ मेडिकेशंस very much. So there's a small percentage if any ever come off medications, and that is only in the percentage of people who actually have major modifiable risks for hypertension, like the ones I mentioned. There's obesity hai, there's sleep apnea. You've treated both of these, and then the blood pressure comes down. You have the patient on a couple of medications, and then you start peeling off medications because their blood pressure is well controlled, and then you can come off and see if they actually are well controlled. That's a rarity. Generally people tend to require blood pressure medications over a long time. वेरी वेल सर। अच्छा, इसी में एक सवाल ये बनता है, जैसा हमें पता है कि 95% ऑफ टाइम ब्लड प्रेशर का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता, बट देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट, 5% पेशेंट जिसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। तो क्या सेकेंडरी हाइपरटेंशन में इफ़ यू ट्रीट द कॉज कि देयर आर चांसेस कि ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाए और मरीज़ की जान छूट जाए ब्लड प्रेशर की दवाओं से? आई थिंक सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम जनरली वर्कअप करते हैं उन सिचुएशंस में जब हम काफ़ी यंग लोगों को देखते हैं बहुत हाई ब्लड प्रेशर के साथ. I see a lot of young people coming into my clinic with high blood pressure, like in their 20s, and you're like, where is this coming from? You know, you used to think 30s, 40s, 50s में blood pressure की अमराज पैदा होते हैं, लेकिन काफ़ी young लोग young मरीज़ आ रहे हैं blood pressure के साथ. तो secondary hypertension के वर्कअप करते हैं, उसमें hormonal imbalances हो सकती हैं, कुछ स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हम हाइपरटेंशन देख सकते हैं, किडनी की कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से हम हाइपरटेंशन देख सकते हैं. तो इनको हम एक्सप्लोर करते हैं इस एज ग्रुप में, और अक्सर एक्चुअली वी डोंट फाइंड अ रीज़न. अ लॉट ऑफ टाइम्स इवन इन द यंग एज ग्रुप वी डोंट फाइंड अ सेकेंडरी कॉज फॉर हाइपरटेंशन. इट इज़ जनरली एसेंशियल हाइपरटेंशन and they have to get on medications for it. अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि यंग, हमने बात की यंग अडल्ट्स में हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन एक टर्मिनोलॉजी है, और अक्सर ख़वातीन स्पेशली गायनी साइड पे ब्लड प्रेशर के साथ आफ्टर द एज 20 वीक ऑफ गेस्टेशन वो प्रेजेंट करती हैं. उसमें क्या आप समझती हैं कि देयर आर रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी जिनकी वजह से उन्हें ब्लड प्रेशर होता है, या फिर प्रेगनेंसी के अवामिल सिर्फ हैं? उनमें से मोस्टली होता ये है कि ज़्यादातर आफ्टर प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन उन मरीजों को क्या फ्यूचर में रिस्क होता है परमानेंट हाइपरटेंशन होने? डॉक्टर ब्राद, इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. एंड एक्चुअली प्रीक्लैम्पसिया जिसे हम कहते हैं ना, वो डेवलप हो सकता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के साथ. एक्लैम्पसिया हो सकते हैं. दीज आर कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन हैपन विद द हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी. और जिन खवातीन को ये डेवलप होता है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल डाउन द लाइन. So preeclampsia, stillbirths, miscarriages during pregnancy are independent risk factors for early, heart disease down the line. So they have to be treated as having risk factors, and these are what we call sex-specific risk factors for heart disease in women. So that's a good question. अक्सर cardiologists और physicians पूछते नहीं हैं ख़वातीन से उनकी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री, लेकिन प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़ डाउन द लाइन, जस्ट प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन डाउन द लाइन. तो इवन दो अगर प्रेगनेंसी की इमीडिएटली बाद ब्लड प्रेशर सही हो जाए, फिर भी उन ख़वातीन को एटलीस्ट ऑन एनुअल चेक और वैसे ही अपना ब्लड प्रेशर चेक करके रखना चाहिए कि अगर डेवलप हो रहा है तो वो फिर ट्रीट हो प्रॉपर्ली. वेरी वेल एक्सप्लेन. अच्छा, एक प्रिवेंशन की तरफ हम आ जाते हैं, या मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की हम बात करते हैं. बिकॉज अक्सर ये सवाल किया जाता है कि हमने तो नमक खाना बंद कर दिया जब से हमें ब्लड प्रेशर हुआ है. क्या आप समझती हैं कि सॉल्ट इनटेक कम्प्लीटली अगर हम अपने खाने से निकाल दें तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, और क्या कम्प्लीटली सॉल्ट निकालना खाने से जस्टिफाइबल है, आपको लगता है? नहीं, I don't think it's completely justifiable. So my stance on this is that you really should have a lower sodium diet. Actually, हम अपने खाने में बहुत ज़्यादा नमक डालते हैं. If you eat other cuisines, if you go to other places, people do not add so much salt. Like our Pakistani food is very salty. In fact, there are certain parts of the country जो अपनी चाय में भी नमक, चीनी की जगह नमक डालते हैं.
तो that is we have a salt sensitive hypertension here. तो नमक कम करना अपने ग़िज़ा में काफ़ी ज़रूरी स्टेप है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए. अगर वो सारे रिस्क फैक्टर्स होंगे, वो दवाइयाँ इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगी. So alcohol intake, we don't have that as much in Pakistan, but alcohol intake is a very important risk factor. And people who drink, हम उनको कहते हैं अगर आप ड्रिंक करेंगे तो फिर इससे ब्लड प्रेशर प्रॉपर कंट्रोल होगा नहीं. हमारी जितनी भी दवाइयाँ हम दे रहे हैं आपको, तो we'll be just working it's an uphill task for blood pressure control in those situations. So trying to control the blood pressure with medications is one issue, but try to control all the risk factors within the body that are causing the hypertension is another thing that has to be worked on at the same time. That includes losing weight if you're overweight, walking, daily exercise, अपना खाना अच्छा खाना और इसमें salt की कमी रखना, बिल्कुल हटाना नहीं, but really reduced intake of salt. And then इसमें एक डैश डाइट होती है, वो आप गूगल भी कर सकते हैं, उसमें क्या चीज़ें होती है उसके मुताबिक से वेरी गुड डाइट्स बिन प्रूवन इन लॉट ऑफ डिफरेंट ट्रायल्स. तो एक वो देखना. और फिर साथ में जो इंसान की नींद है ना, लोग अक्सर नींद के बारे में बात नहीं करते. अगर कोई इंसान सुबह उठ रहा है और उसको लगता है कि वो थका उठ रहा है और या वो खराटे लेता है रात के बीच में, तो अक्सर इन लोगों को स्लीप एपनिया होता है. उसकी तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है और इसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस आल्सो लीड्स टू हाइपरटेंशन एंड पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर डिस्पाइट मेडिकेशंस. हम वापस से सवाल पे आते हैं, बिकॉज बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट मुझसे भी अक्सर सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हम कितना सॉल्ट इस्तेमाल करें. सो जो गाइडलाइन रिकमेंडेशन है 2 ग्राम्स और कहीं 1.5 और कहीं 3 ग्राम्स, लेकिन पेशेंट मेजर नहीं कर सकता. इशू सबसे बड़ा आता है. तो मैं तो अपने मरीज़ों को कहता हूँ एडिड सॉल्ट आप ना लें और खाना बहुत ही लो सॉल्ट के साथ ना लें, दरमियाने दर्जे के साथ सॉल्ट आप ले सकते हैं. तो आप अपने पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करती हैं कि ऊपर से सॉल्ट ना डालें किसी चीज़ पे, फूड्स पे, खाने में, या कुछ और रिकमेंडेशन होती है आपकी मरीज़ के लिए? सो एक्चुअली हमारे सब वी ऑल लाइक स्पाइसी फूड, राइट? वी ऑल लाइक फूड द फ्लेवर. तो मैं उनको हमेशा रेकमेंड करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप अंडा खा रहे हैं सुबह में, अक्सर लोग उसके ऊपर नमक और मिर्च डालते हैं. I'm like, you don't need to do that. Actually, don't need to put salt on top of the egg. You can have it with just black pepper. You can put other seasoning on it, and it has you can't taste the flavor of the food if you just coat it with salt. तो खाने में जैसे हमारे सालन में सॉल्ट इस्तेमाल होता है, उसको बस कम रखना चाहिए, जिसमें आपको एक्चुअली खाने की टेस्ट आ रही होती है. हमारा खाना इतना नमक होता है उसमें कि आपको खाने की इंडिविजुअल उसके इंग्रेडिएंट की टेस्ट नहीं आती. एग्जैक्टली, स्पाइसेस की ज़्यादा होती है. वेरी वेल एक्सप्लेन. अच्छा, मुझे आप ये बताइए, अपार्ट फ्रॉम सॉल्ट हमने कहा कि रिस्ट्रिक्शन हम करें, इसके अलावा 3-4 चीज़ें जो हम अपने मरीज़ को एडवाइस करते हैं. नंबर 1 स्लीप कितनी होनी चाहिए, वेट आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, और वेट रिडक्शन किस तरह करना चाहिए, और साथ में अदर रिस्क फैक्टर्स हैं उनको किस तरह मॉडिफाई करना चाहिए, और वॉकिंग स्पेशली कि अगर आप वॉक करते हैं तो कितना ब्लड प्रेशर आपका कम होता है और वेट रिडक्शन से कितना ब्लड प्रेशर कम होता है. So देखिए, स्लीप का we just discussed कि you should have at least 8 hours of sleep. It is different for different people. So see what actually gives you rest. You feel rested in the morning. And even with the length of time of your sleep, you're unrested, you need to then get to see someone where that disorder of the sleep disorder is diagnosed. So एक ये चीज़. Weight loss का ये है कि it's important to measure it by the body mass index, and our body mass index ranges are different than they are for other parts of the world. So you should look that up and actually go with that. Less than 25 कहा जाता है, हमारा उससे भी शायद कम हो. 18 and probably 18. Yeah, so it's much lower is our kind of cutoffs. But what you should be doing is working on getting in good exercise every day, walking every day, at least 25 to 30 minutes, और simple walk काफ़ी है. इस एक्टिविटी को ऐसी एक्टिविटी के साथ पेयर करना चाहिए जो आप करते हैं हर रोज़. तो इस तरह आपकी हैबिट भी फॉर्म हो जाएगी.
और दूसरी चीज़ ये कि वेट लॉस के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करें। आप कैलोरी मेजर्स कर सकते हैं कि आप एक दिन अपनी डायरी में लिख लें कि खाने में क्या क्या खाया था, सुबह नाश्ते में क्या किया था, लंच में क्या किया था, डिनर में क्या किया, और उसकी कैलोरीज प्लॉट कर लें। आपकी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ताकि आपका वेट लॉस हो। कुछ लोग कहते हैं अपने कार्ब्स कम कर लें। कार्ब्स वैसे थोड़े हमारे कम होने चाहिए बिकॉज डायबिटीज़ की रिस्क हम सब में काफ़ी ज़्यादा है, तो in general in Pakistani, so I think reducing carbs but not completely taking them off is a good idea, and that gives you good weight loss. Trying to stay away from things that are white. I used to be taught by one of our physiology teachers and actually a big guru in cholesterol medicine. जो rice है, sugar है, salt है, wheat है, ये सारी these are all white ingredients in our diet, तो इनका कम sugar है, sugar is white, right? So all of these should be low in your diet. थैंक यू। इसमें से आपने एक चीज़ हमें बताई, बॉडी मास इंडेक्स, जो एशियंस हमारी पॉपुलेशन के लिए 17.5 से 23 इज नॉर्मल एंड अबव दैट ओवरवेट है। सो ऐसे मरीज जो बहुत ज़्यादा मोर्बिड ओबेसिटी के साथ आते हैं, जिनके BMI 30 से ऊपर है और अदर रिस्क फैक्टर्स हैं, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आपने सुना होगा बेरियाट्रिक सर्जरीज और अब तो एंडोस्कोपिकली हो रही हैं, क्या ऐसे मरीजों को ये ऑप्ट करना चाहिए ऐसी सर्जरीज? बिकॉज ये सवाल आता है कि बिकॉज हम सर्जरी करवा ले तो हमारा स्टमक छोटा हो जाएगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है ये कि इनिशियली तो हो जाता है लेकिन बाद में वही व्हेन यू ईट एंड इट्स गेट डायलेटेड और बाद में वापस आपका वेट पुट ऑन हो जाता है। तो वी रियली सजेस्ट कि हमें करना चाहिए? So I think actually it is it's tailored to the individual person and what kind of complications they've developed from their obesity or morbid obesity as we call it, and what they should see is actually somebody who does obesity medicine. A lot of doctors, especially in the endocrine specialty, actually have specialization in obesity, and I think you should visit them and have that discussion, because there's a range of tools now to combat obesity. From diet, structured weight loss programs, structured diet programs, to new medications that are now in the market for obesity, to bariatric surgery. So ये काफी बड़ा tool box है अभी physicians के पास. So I would suggest that they really should visit a doctor who practices obesity medicine, and then have a pretty good comprehensive discussion about what are their options. अच्छा, अगर मैं फॉर इंस्टेंस एक पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आता है और उसको हाइपरटेंशन है, आप मुझे समराइज करके बताएं कुछ 2-3 लाइनों में कि क्या आप उसको सजेस्ट करेंगी रिगार्डिंग प्रिवेंशन और प्रॉपर फॉलो, किस तरीके से आप सजेस्ट करती है कि क्या फॉरन आपको करना चाहिए, सॉल्ट इनटेक कितना होना चाहिए, वेट रिडक्शन कितनी होनी चाहिए, 2-3 लाइनों में हमें समराइज करके दें ताकि ऑडियंस हमारी समझ सके। So सबसे पहले तो उनको मैं कहती हूँ कि आपके पास ब्लड प्रेशर मॉनिटर होना चाहिए और अपना ब्लड प्रेशर आप ट्रैक खुद करें, ठीक है? अपनी डायरी में लिखा करें कि आपको अपने नंबर्स खुद पता होने चाहिए कि आपके कितने होने चाहिए। सो लेस देन 135/85 मैं उनको टारगेट देती हूँ कि आपका BP इससे कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा रहे तो यू गेट इन बैक इन टच विथ मी एंड वी हैव टू मॉडिफाई योर मेडिकेशंस। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, दे नीड टू रिड्यूस सॉल्ट इनटेक इन देयर डाइट। तो खाना जो है अपना डाइट मुरगन चीज़ें से परहेज़ करें, मोर वेजिटेबल्स, मोर फ्रूट्स, less salt in the diet. So that's something I tell everybody. And then getting in at least 30 minutes or 25 minutes of walking every day. Simple plain walk. ये 3 चीज़ें जो मैं सारे मरीजों को कहती हूँ, और अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से लेनी है। ये नहीं कि एक महीना हो गया ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही था हम बंद कर दें। The medications have to be taken very regularly. In addition, I advise that we need to keep a track on a few things like, making sure that their heart function is normal. At baseline, they haven't developed changes in the heart structure related because of long-standing untreated hypertension. So having a baseline echocardiogram is a good idea. Baseline ECG is a good idea, and knowing their kidney function is very important. तो हर साल check होना चाहिए kidney function in patients who are hypertensive. Because you pointed out hypertension, diabetes travel together, we should also make sure that we screen them for diabetes as well.
ये आपकी बात से एक बहुत अच्छा सवाल ये निकला जो अक्सर मरीज मुझसे पूछते हैं कि हम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, आपको पता है, स्फिंक्टर मैनोमीटर से किया जाता है, हम यूजुअली हॉस्पिटल में इसी तरीके से करते हैं। आप जो लोग घर पे होते हैं ऑब्वियसली दे डोंट रियली गेट द चांस टू चेक देयर ब्लड प्रेशर विद स्फिंक्टर मैनोमीटर बिकॉज वो टेक्निकली थोड़ा सा कम्बरसम होता है, चैलेंजिंग होता है। लोग लेते हैं डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और उनका सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब ये तो इशू है, ये तो कभी सही बताता नहीं, कभी 130 बता देता है, कभी 120 बता देता है। सो हम इस पे किस तरह रिलाय करें? तो क्या आप अपने मरीजों को सजेस्ट करती हैं जो नहीं चेक कर सकते स्टेगनोमीटर से वो डिजिटल लें और उस पर रिलाय करें या उसकी कोई डायरी बनाएं कुछ, बिकॉज ये बहुत इशू आता है। जी, I actually recommend the digital, the ones that are available in the market. There's like a few brands. I'm not sure if I can mention brand names over here on the other thing. So the digital manometer, blood pressure measuring devices available very much in the market. What I suggest is that when they have this thing कि मेरा blood pressure घर पे बिल्कुल सेट चल रहा है, आपके यहाँ आकर जो है ना ज़्यादा हुआ है. So what I first, there may be a little bit of white coat effect there, but what I tell them to do is bring their monitor. And what we'll do is at the same time the nurse is checking their blood pressure, we'll also check it the device and validate the instrument. That's a good thing, right? थैंक यू डॉक्टर ज़ैनब, बहुत thanks. अच्छा लगा आपके साथ बात करके और आपने बहुत सारे हमारी ऑडियंस के जो क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली वो घर बैठे तो सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन हम पूछते, तो आपने वो काफ़ी सारे जवाब दे दिए। यहाँ मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा फार्मिगो का एक वेंचर है डिस्कवरिंग हाइपरटेंशन, जो 1 मिलियन पेशेंट हैं जो डायग्नोज और अनडायग्नोज हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको दे आर रजिस्टरिंग दैम एंड उसके बाद स्क्रीनिंग करने के बाद और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ फॉलो अप कर रहे हैं ताकि हमारे पास नेशनल डेटा बेस डेवलप हो सके। सो इट्स रियली गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि पेशेंट जो अनडायग्नोज हैं वो भी हमें पता चलेगा, हमें ट्रैक करने में आसानी होगी कि उनका ब्लड प्रेशर कैसे जा रहा है। मैडम, कमिंग टू यू अगेन, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? आप लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को, कैसा लगा आपको प्रोग्राम में आके? Yeah, no, I actually really enjoyed this, and I hope that we imparted useful information for our public. I would suggest कि सब अपना ब्लड प्रेशर जो है चेक करें और अगर ज़्यादा आया है तो फिर चेक करें और फिर डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं इसको डिस्कस करने के लिए, चेक इट एंड चेंज इट.